वेलकम टू बनाना अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ईजीएस्ट वे टू फॉर्म अ डबल एंट्री। दिस मेथड इज़ कॉल्ड एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम। ये दुनिया का सबसे ईजी मेथड है टू फॉर्म अ डबल एंट्री। ये रियल पर्सनल नॉमिनल से भी मुझे ज़्यादा ईजी लगता है और इसके और भी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। वो क्या एडवांटेजेस हैं वो हम समझते हैं। रियल पर्सनल नॉमिनल में ना आगे जाके कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि देखो बेसिक अकाउंट्स के लिए तो ठीक है, पर जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे बढ़ते हैं कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि कोई अकाउंट पर्सनल है या रियल है। अब ये ही नहीं पता तो कैसे समझ आएगा कि डेबिट करें या क्रेडिट करें, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, डबल एंट्री वो ट्रांजैक्शन की कैसे बनेगी। लेकिन ये मेथड जो है ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज देखो। पहला है कि ये इजी है। इजी है तो इसमें मिस्टेक्स आपकी कम होंगी। अगर आपकी मिस्टेक्स कम होंगी तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप ये मेथड से भी बना रहे हैं, आपको ये कंफर्टेबल है, आपको पसंद है, ठीक है, आप ये मेथड से अपनी एंट्री क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और अगर आप ये मेथड से बना रहे हैं, जो कि मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगी बिकॉज इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो ये मेथड से भी अगर आप डबल एंट्री बना रहे हैं तो इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपको डबल एंट्री बनाने के लिए ये मेथड पता भी नहीं है, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट अकाउंट्स टीचर्स डोंट यूजुअली से, बट आई एम टेलिंग यू विद गारंटी, अगर आपको ये मेथड नहीं भी पता है और ये मेथड पे आपकी ग्रास्प बहुत अच्छी है तो ये इजी भी ज़्यादा है और आपकी डबल एंट्री हमेशा बन जाएगी, करेक्ट बनेगी। आपको ये मेथड ना आने का नुकसान नहीं होगा, बट आई वोंट से कि ये बिल्कुल ही प्रैक्टिस मत करो ताकि ये मेथड क्रॉस चेक हो जाए। दो तरीके से आपकी एंट्री अगर आप चेक कर लेंगे तो आपके लिए बेटर ही है ना। श्योर शॉर्ट है कि मिस्टेक्स कम होंगी, मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये ईजी है। सेकेंड एडवांटेज है ये मीनिंग समझने में ट्रांजैक्शन की मदद करता है। कोई भी ट्रांजैक्शन में चार इफ़ेक्ट्स जनरली हो रहे होते हैं। या एसेट बढ़ रहा होता है कम होता है, लाइबिलिटी बढ़ रही होती है कम होती है, एक्सपेंस बढ़ रहा होता है कम होता है, इनकम बढ़ रही होती है कम होती है। तो वो समझने में जब हमें समझ आएगा तो ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है वो समझेगा। आपकी एंटिटी पे जिसकी आप ट्रांजैक्शंस लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, हुआ क्या है अकाउंटेंसी में। आप सिर्फ डबल एंट्री नहीं बनाएंगे, आप वो ट्रांजैक्शन को रीड कर पाएंगे, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट समझ पाएंगे वो एंटिटी पे। तो ये वो मीनिंग या इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन ये आपके लिए बेनिफिशियल है। इससे अगर आप ट्रांजैक्शन सिर्फ ब्लाइंडली डबल एंट्री नहीं बना रहे, आप ट्रांजैक्शन को समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है उसमें, तो उससे आपकी अकाउंटेंसी पे ग्रास्प बढ़ेगी इन द लॉन्ग रन, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थर्ड, इसका एडवांटेज एक बहुत अच्छा है कि फाइनल अकाउंट्स, अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं कंपैरेटिवली उनको फाइनल अकाउंट्स नहीं पता क्या है, तो आप इतना सिर ना खपाएं, ये वाला पॉइंट रहने दें। लेकिन अगर आपको पता है, जो ओल्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता है कि उसमें ट्रेडिंग P&L बनता है और आपको बैलेंस शीट बनती है। अगर आप अपने सारे अकाउंट्स एसेट लाइबिलिटी इनकम या एक्सपेंस, एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम, इनमें कैटेगराइज कर देते हैं तो आपको पता है बैलेंस शीट में आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जाएंगे। यहाँ पे ये दो अकाउंट्स, या अगर आप कंबाइन करके एक ही बना रहे हो, ट्रेडिंग P&L एक ही बना रहे हो या ट्रेडिंग अलग P&L अलग बना रहे हो, जो भी है, तो यहाँ पे आपके इनकम एंड एक्सपेंस आएंगे सारे। तो ये भी बनाने में आपको ये मेथड से हेल्प होएगी, इजी होगा, आपकी अकाउंटेंसी पे ग्रास्प पड़ेगी, आप अकाउंट्स को समझेंगे ना कि सिर्फ डबल एंट्री ब्लाइंडली बनाएंगे, और फाइनल अकाउंट्स में भी आपकी हेल्प होगी। फाइनल अकाउंट्स बोल दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल दो, सेम मीनिंग है, तो उसमें भी आपकी हेल्प होगी। तो ये मेथड भी आप प्लीज़ सीखिए, आप याद रखिए, आप यूज़ करिए। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल नेवर डिस्करेज यू फ्रॉम नोइंग समथिंग, यू कैन यूज़ दिस टू क्रॉस चेक। आई वुड रिकमेंड यू मेक दिस योर बेसिक मेथड, आगे आपकी मर्ज़ी। चलो
तो अब ये मेथड क्या है ये समझते हैं। जितने भी अकाउंटेंसी में आपके अकाउंट्स हैं, हो सकता है आपकी लेजर में हज़ारों अकाउंट्स हो कि आपका बड़ा बिजनेस है, हर ट्रांजैक्शन में अकाउंट नए नए बनते हैं, तो जितने भी अकाउंट्स हैं आप उनको एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, ये 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। इनके साथ लॉस और गेन भी आएगा। ये कब और कैसे और क्या है ये आगे हम समझते हैं, पर बेसिकली सारे अकाउंट्स को आप ये 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी डबल एंट्री बनाने के लिए फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ये पॉसिबिलिटीज़ है। ये मेथड का टेबल है। कोई भी ट्रांजैक्शन से अगर आपका एसेट बढ़ रहा है तो वो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा, अगर एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। अब एसेट का ऑपोजिट क्या होता है? लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट होगी, अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, अगर एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। ये एक्सपेंस और एसेट सिमिलर है, लायबिलिटी और एसेट ऑपोजिट हैं। वैसे ही एक्सपेंस और इनकम नेचुरली ऑपोजिट हैं। तो अगर इनकम आपकी बढ़ रही है वो क्रेडिट होगी और कम हो रही है तो वो डेबिट होगी। सारे अकाउंट्स आप इनमें कैटेगराइज करके समझ सकते हैं कि क्या आपका एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम वो ट्रांजैक्शन से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उसके हिसाब से आप उसकी डबल एंट्री फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखें कि आपके डैड को सैलरी मिली है, सपोज सैलरी घर पे आई, आपके डैड वर्क्स फॉर समबडी और उनको सैलरी मिली है आज, तो सैलरी घर पे आई, तो सैलरी आई तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सैलरी डेबिट होगी नहीं, पर वो तो आपकी इनकम है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है, वो रियल नहीं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए ये मेथड जो है वो बेटर है। सैलरी आई, योर डैड ब्रॉट इन सैलरी, तो उनको कैश में अगर मिली है सैलरी तो आपका कैश है, अगर उनको बैंक में पेमेंट हुई है तो बैंक अकाउंट आएगा। ये आपका एसेट है, ये बढ़ेंगे सैलरी मिलने से। कैसे? या कैश बढ़ेगा या आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, पर दोनों ही एसेट हैं और क्योंकि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होएगा। सपोज 50,000 मान लीजिए सैलरी आई है, तो सैलरी जो है वो आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम है, तो ये क्रेडिट होएगी टू सैलरी, ये क्रेडिट हो रही है 50,000। अब इससे देखिए, एसेट बढ़ा डेबिट, इनकम बढ़ी, ये आपकी इनकम है, सैलरी आपको मिली, वो क्रेडिट, कितना इजी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एसेट बढ़ने का देखते हैं। अगर आपने सपोज प्रिंटिंग मशीन कोई खरीदी है फॉर योर बिजनेस, प्रिंटिंग मशीन खरीदी है, आपका एसेट बढ़ा है, आपका एसेट बढ़ा है तो वो डेबिट होगा। ठीक है, आपने उसके लिए पे किया है, या आपने कैश के थ्रू पे किया है या आपने अपने बैंक अकाउंट से पे किया है, यहाँ पे भी अकाउंट। ठीक है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आपका एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पे पेमेंट करने पे आपका कैश आपका एसेट है, आपका बैंक अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है, बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो वो भी आपका एसेट है। यहाँ आपका एसेट कम हो रहा है, यहाँ एसेट बढ़ रहा है,
डेबिट, या एसेट कम हो रहा है क्रेडिट। अब थर्ड एग्जाम्पल ले लो, सपोज आपने रेंट पे किया है, एक्सपेंस ले लो, सपोज आपने रेंट पे किया है, रेंट आपका एक्सपेंस है। अच्छा, अगर आपको एसेट एक्सपेंस क्या है उसमें कन्फ्यूजन है तो मैं एक बहुत छोटे इजी तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एसेट हमारा कोई भी चीज़, उसको हम एसेट बोलते हैं जिसका बेनिफिट हमें 1 अकाउंटिंग ईयर या 1 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा मिलेगा। लंबे समय तक, लंबे टाइम तक के अगर हमें लग रहा है उसका बेनिफिट मिलेगा कोई भी चीज़ का, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, दैट थिंग विल बी कॉल्ड आर एसेट। कोई भी चीज़ जिसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिल जाएगा, आगे होके नहीं मिलेगा। फॉर इंस्टेंस रेंट, आप एक बार रेंट पे कर देते हो तो आपको 2-3 साल निकल जाते हैं, 2-3 अकाउंटिंग ईयर निकल जाते हैं, नहीं। या आप मंथली पे करते हो या आप एनुअली पे करते हो, लेकिन वो हर साल आपको पे करते रहना पड़ता है। इसका बेनिफिट ओवर अ ईयर नहीं होता है। लेकिन अगर आपने प्रिंटिंग मशीन ले ली है तो आप हर साल, ये चल भी रही है तो इसको फेंक के नई मशीन खरीदोगे नहीं। इसका बेनिफिट जो है वो एक अकाउंटिंग ईयर या एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा होने वाला है, ज़्यादा मिलने वाला है, इसलिए वो एसेट है, इसलिए वो फाइनल अकाउंट्स में हमारी बैलेंस शीट में जाती है। ये रेंट है, इसका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर ही मिलेगा, सालों साल, 2 साल ऐसे नहीं मिलने वाला। या तो मंथली मिलेगा या आपने एनुअल पे कर दिया, लेकिन वो 1 साल के अंदर यूजुअली इसका बेनिफिट ख़त्म हो जाता है। तो ये एक्सपेंस है हमारा। यहाँ हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, रेंट एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट होगा। 2, हो सकता है हमने कैश पे किया है या हमने बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करी है, तो ये अगेन सेम, हमारा एसेट जो है वो कम हो रहा है। एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, सपोज आपका रेंट अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से आपका रेंट एक्सपेंस अभी का बनता है पर आपने पे नहीं किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, एक्सपेंस गोइंग अप, एक्सपेंस गोइंग अप, डेबिट। और आपका पेबल है, अभी तक के आपने कैश या अपने बैंक के थ्रू पे नहीं किया, टू रेंट पेबल। ये दूसरे वीडियो में आपको पढ़ाया था कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, लेकिन इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। रेंट पे करना है, आपकी लाइबिलिटी है। अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगी, क्योंकि आपको रेंट पे करना बनता है, आपने रेंट पे नहीं किया, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट हो रही है। ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज आपकी, यहाँ पे लिख देती हूँ, सपोज आपकी इनकम जो है, सपोज आपकी इनकम बढ़ रही है, आपको सेल्स हुई हैं, तो या तो आपको कैश सेल्स हुई होंगी तो कैश मिल गया, या आपको बैंक अकाउंट में मिला है पैसे तो वो बैंक यहाँ आएगा, या अगर क्रेडिट सेल्स है तो डेटर अकाउंट होएगा। ठीक है, डेटर अकाउंट मतलब हमने अभी उनको माल बेच दिया है या हमने अभी उनको सर्विस दे दी है, लेकिन उनसे पैसे लेने बाकी हैं, वो हमारे कस्टमर्स हैं, कस्टमर से पैसे अभी तक नहीं लिए हैं, तो वो कस्टमर्स कलेक्टिवली जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं अभी तक, वो हमारे डेटर्स हैं। डेटर्स से हमें पैसे लेने का राइट है, राइट टू रिसीव है, वो हमारा एसेट है। तो कैश आ रहा है तो भी एसेट बढ़ रहा है, डेटर्स अगर बढ़ रहे हैं, हमारे लोगों से पैसे लेने का राइट अगर हमारा बढ़ रहा है तो वो भी हमारा एसेट है। एसेट ऊपर जाएगा तो ये डेबिट होगा। सेल्स, सेल्स हमारी इनकम है, ये हमारी इनकम है, तो ये इनकम इंक्रीज़ हो रही है, ये क्रेडिट होगी। नाउ सपोज आप इनकम सोच रहे हो कि डिक्रीज़ कैसे हो रही है,
सपोज़ सेल्स रिटर्न है, सपोज़ हमने कुछ चीज़ें बेची जो कस्टमर को लगा डिफेक्टिव है, उन्होंने हमें वापस कर दिया। हमारी पॉलिसी है कि भाई आप 1 हफ्ते में रिटर्न कर सकते हो। जैसे आप ऑनलाइन भी कई वेबसाइट से ख़रीदते हो तो दे गिव यू दी ऑप्शन ऑफ रिटर्निंग। तो हमारी सेल्स वापस होगी, तो वो सेल्स रिटर्न अकाउंट जनरली हम अलग बनाते हैं, सेल्स अकाउंट में नहीं लेते हैं। ये सब डिटेल्स हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि क्यों इनको अलग लेते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट ये डेबिट होगा। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट ना हमारा एसेट है, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। सेल्स रिटर्न अकाउंट ना हमारा एक्सपेंस है ना हमारा एसेट है। ये हमारा खर्चा तो है नहीं, सेल्स रिटर्न ना हमारा एसेट है, ना कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है ना कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो रहा है। ये हमारी इनकम जो हमने सेल्स मान ली थी उसका रिवर्सल है। तो इनकम अगर कम हो रही है तो वो डेबिट हो गया। 2 कैश या बैंक अकाउंट या डेटर, राइट टू रिसीव कम हो जाता है, ये क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा एसेट था, ये नीचे जाएगा। समझ गए ना डेटर क्यों? अगर क्रेडिट सेल्स थी उससे राइट टू रिसीव, हमने 500 की सेल करी थी, 100 का माल वापस आ गया, तो अब हमारे पास सिर्फ 400 रिसीव करने का राइट है। तो अगर हमने यहाँ 500 किया था सेल्स और 100 का माल वापस आ गया, तो हमें डेटर को भी 100 से क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि नेट 500 माइनस 100 400 ही, हम 500 डेबिट 100 क्रेडिट, तो नेट 400 लेने का ही हमारे पास राइट बचा है। या हमने कैश ही दे दिया है उसको कि लो आपने माल वापस किया, आप साथ में कैश पकड़ लो। तो दोनों केसेस में हमारा एसेट कम हो रहा है। ये सेल्स रिटर्न में हमारी इनकम कम हो रही थी, इसलिए क्रेडिट हो रही थी। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। नाउ वील अंडरस्टैंड ये लॉस एंड गेन का क्या है। ओके, सो कई बार ना व्हाट इज़ अ लॉस, हमारे पास से कोई वैल्यूएबल चीज़ जा रही है लेकिन हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सपोज़ मेरे पॉकेट में से 100 रुपीज़ गिर गए, गिर ही गए कहीं पर, मैं घर वापस आई, मेरे को पता लगा, तो वो मेरा लॉस हो गया। ठीक है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना शॉर्ट टर्म मिला ना लॉन्ग टर्म मिला, ना वो मेरा एक्सपेंस था ना वो मेरा एसेट कोई क्रिएट हुआ। सपोज़ मैंने बिज़नेस में एक नया एम्प्लॉई रखा और वो मेरे बिज़नेस के लॉकर में से या ड्रॉर में से कैश लेके भाग गया। तो अगर कैश लेके वो एम्प्लॉय भागा है तो कैश अकाउंट तो हमारा एसेट है, एसेट हमारा कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। अब इसका डेबिट इफ़ेक्ट कहाँ जाएगा? डबल एंट्री है। डबल एंट्री मतलब हर डेबिट के लिए क्रेडिट होगा, हर क्रेडिट के लिए डेबिट होगा उतने ही अमाउंट का, तभी ही डबल एंट्री कंसेप्ट होता है। तो अगर हमारा कैश वो 5000 लेके सपोज़ भाग गया है तो डेबिट क्या करेंगे? एक्सपेंस तो है नहीं, कोई एसेट भी नहीं है, दिस इज़ अ लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट रख लो। ठीक है, तो ये लॉस बाय थेफ्ट 5000 जो है हमारा, ये मैंने एक्सपेंस के नीचे लॉस क्यों रखा हुआ है? बिकॉज लॉस की भी वही ट्रीटमेंट होती है लॉस की जो एक्सपेंस की होती है। अब सपोज़ करो मेरी लॉटरी लग गई, गेन, इट्स नॉट माई रेगुलर इनकम। रेगुलरली सपोज़ मेरा गारमेंट स्टोर है, मैं कपड़े बेचती हूँ, लेकिन मेरी लॉटरी टिकट मैंने बिज़नेस के अकाउंट से ख़रीदी थी बिज़नेस के नाम पे, और बिज़नेस की लॉटरी लग गई, तो वो मेरा गेन है, इट्स नॉट माई रेगुलर इनकम। तो सपोज़ बिज़नेस के अकाउंट से, बिज़नेस के मनी से मैंने लॉटरी टिकट ख़रीदी और मेरी लॉटरी लग गई। नाउ दैट इज़ नॉट माई रेगुलर इनकम। सपोज़ आई एम अ गारमेंट स्टोर और वो मेरी रेगुलर इनकम नहीं है, बट इट इज़ अ गेन। तो या तो मेरे को कैश मिला है
या मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसा आए, दोनों केसेस में मेरा एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। 2, लॉटरी विनिंग समझ लो, अकाउंट, ठीक है, जो भी मेरी लॉजिक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो गेन की एंट्री होएगी वो इनकम जैसी होगी, जो एक्सपेंस की एंट्री होगी वो लॉस की एंट्री से मेल खाएगी। इसीलिए नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंस या लॉस को डेबिट बोलते हैं और गेन या इनकम को क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर नाउ। इसी मेथड पे इफ़ यू वांट प्लीज़ लेट मी नो, आई कैन हेल्प यू सॉल्व अ सम to practice this method better. Okay, so for accounts made easy, please keep watching and following Banana Academy.